Hey, hello, dear aspirants out there. How are you all? I hope you'll be good. So, welcome back to your channel, English Character. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जिस भाषा बोली का आप प्रयोग करते हैं उसमें होने वाले शब्दों का प्रयोग किस तरीके से एक इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और उस भाषा बोली को सबसे अलग हटकर एक विशेष प्रकार का दर्जा प्रदान किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को ज्यादातर पोइट्री, प्रोज एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशन में भी यूज किया जाता है। इसी को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो आइए हम फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज व्हेन वी यूज वर्ड्स इन क्रिएटिव वे to make what we say more interesting or fun instead of saying things in plain or normal way। तो सामान्य तरीके से जो भाषा का अपन प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ क्रिएटिव वे तरीके से, है ना, फन और इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं उस शब्दों के प्रयोग में, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। फिगर ऑफ स्पीच आर कॉमनली यूज्ड इन पोइट्री, प्रोज एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशन। तो फिगर ऑफ स्पीच को पोइट्री यानी कविताएं, है ना, और प्रोज यानी कि जो गद्य है ना, और जो नॉवेल्स होती हैं उनमें भी यूज किया जाता है, और रोजमर्रा की बातचीत में भी यूज किया जाता है। ज्यादातर इसे पॉलिटिशियंस, राइटर्स, पोएट, जो कविता लिखने वाले कवि हैं, है ना, वो यूज करते हैं। टू मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव एंड एंगेजिंग, ताकि भाषा को ज्यादा एक्सप्रेसिव और एंगेजिंग बनाया जा सके। अब आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच में सिम्बली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, है ना, ये सब आते हैं। तो जो भी आपके इंग्लिश वर्क दो, इंग्लिश मैथ्स रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको हम कवर करते हैं। तो बिना देरी किए लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम सिम्बली को समझने जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सिम्बली की परिभाषा क्या कहती है। सिम्बली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। तो सिम्बली वो लिटरेरी डिवाइस है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजों की तुलना की जाती है। कौन से शब्दों का प्रयोग करते हुए? लाइक और एज। लाइक और एज शब्द जो है हिंदी में इनका अनुवाद होता है जैसे कि। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिम्बली का सेंटेंस के अंदर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। तो जो स्माइल है आपके चेहरे पे वो कैसी है? एज ब्राइट एज, है ना, सन की तरह है। यानी कि आपकी स्माइल को सन से, यानी कि सूर्य से तुलना कर दी गई है। कौन से शब्द का प्रयोग करते हुए? एज का। एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि द स्माइल इज बीइंग कंपेयर्ड टू द सन टू एम्फेसाइज इट्स ब्राइटनेस। तो स्माइल की तुलना की जा रही है किससे? सन से, यानी कि सूर्य से, ये जोर देते हुए कि जब आप स्माइल करते हो, वो स्माइल करती है तो उसके चेहरे पे जो रौनक आती है वो सन की तरह होती है, सन की तरह दिखती है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिम्बली। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही रन्स लाइक अ चीता। देखो वो दौड़ता है, किस तरीके से दौड़ता है? चीते की तरह दौड़ता है। अब वो चीता तो है नहीं, वो कोई जानवर तो है नहीं, लेकिन उसकी जो तुलना कर दी गई है चीते की तरह। जिस तरीके से वो दौड़ता है तो वो चीते की तरह उसको बताया गया है ना। कौन से शब्द का प्रयोग करते हुए? लाइक। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। ओके, आइए तीसरा एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। द वॉटर स्पार्कल्ड लाइक डायमंड्स इन द सनलाइट। अब यहाँ पे देखो, पानी जो है, वाटर है, वाटर कोई एक डायमंड तो है नहीं, लेकिन जब वो स्पार्कल कर रहा है, यानी कि वो जो चमक रहा है किस तरीके से? डायमंड की तरह, इन द सनलाइट, है ना, सूर्य के प्रकाश में डायमंड की तरह चमक रहा है। अब पानी कोई डायमंड तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी तुलना किससे कर दी गई है? डायमंड से कर दी गई। उसकी चमक जो है पानी की सूर्य के प्रकाश में डायमंड की तरह बताया गया है, तुलना कर दी गई है डायमंड से। ओके, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या बनता है? सिम्बली बनता है, क्योंकि यहाँ पे लाइक शब्द का यूज किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज as busy as bee। देखो यहाँ पे जो वो किस तरीके से व्यस्त है, बी की तरह। बी यानी कि मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी हमेशा व्यस्त रहती है ना, फूलों से शहद लाने के लिए, है ना। तो उसका जो तुलना है, उस आदमी की जो तुलना है वो किससे कर दी गई है? एक मधुमक्खी से। कौन से शब्द का यूज करते हुए? एज। तो यहाँ पे जो है उसकी जो कोई इंसान है, उसकी एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप है, उसकी तुलना जो है एक कांस्टेंट बजिंग बी से तुलना कर दी है। किस तरीके से? जो मधुमक्खी लगातार अपने काम पर लगी रहती है ना, शहद लाने के लिए। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस
सिमली का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सिमली आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेटाफर। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में अब हम मेटाफर को समझने जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाफर की डेफिनेशन क्या कहती है। A metaphor directly compares two things by stating that one thing is another without using like or as। तो मेटाफर वो लिटरेरी डिवाइस है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीजों की डायरेक्टली तुलना की जाती है बिना लाइक और एज शब्द का प्रयोग किए हुए है। जैसा कि हमने सीखा कि सिमली में लाइक और एज शब्द का प्रयोग करते हुए दो चीजों की तुलना की जाती थी, लेकिन मेटाफर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइम इज अ थीफ, समय एक चोर है। देखो समय कैसे चोर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली समय को चोर से तुलना कर दी गई है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं किस तरीके से इसे समझाने की कोशिश की गई है। टाइम इज कंपेयर टू अ थीफ, तो टाइम की तुलना थीफ यानी कि चोर से कर दी गई। टू सजेस्ट दैट इट स्टील्स मोमेंट्स फ्रॉम आवर लिव्स, कि समय जो है ना, ये समझाते हुए कि समय जो है हमारे जिंदगी से पल चुराता है। किस तरीके से समय बीतता जा रहा है और हमारी जिंदगी से पल चुराते जा रहा है, इस तरीके से टाइम की तुलना एक चोर से कर दी गई है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से टाइम जो है थीप की डायरेक्ट कंपैरिजन बन जाती है ना। यहाँ पे इसी तरीके से मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग होता है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। हर हार्ट इज स्टोन। देखो हार्ट माने ये दिल कैसे, स्टोन पत्थर कैसे हो सकता है ना। लेकिन इसका डायरेक्टली तुलना जो है स्टोन से यानी कि पत्थर से कर दी गई है बिना लाइक और एज शब्द का प्रयोग किए हुए। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कहते हैं। हर हार्ट इज कंपेयर टू अ स्टोन टू सजेस्ट शी इज कॉल्ड और अनफीलिंग। तो हार्ट जिसका दिल किसका कठोर हो सकता है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इमोशन लेस होता है ना। तो जिसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है उसका दिल जो है वो कैसा है, कठोर होता है ना। आइए अगला एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। द क्लासरूम वॉज अ जू। तो क्लासरूम जो कक्षा है वो क्या है, उसकी तुलना एक जू से कर दी गई है यानी कि चिड़ियाघर से कर दी गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। द क्लास इज कंपेयर्ड टू अ जू टू एम्फेसाइज केओस और नॉइस। तो क्लासरूम यानी कि जिस तरीके से क्लासरूम में शोर शराबा चल रहा है उसका कंपैरिजन डायरेक्टली जू यानी कि चिड़ियाघर से कर दी गई है। यानी कि उसकी हालत एक तरीके के चिड़ियाघर की तरह हो गई है जहां पे चहचहाट चलती ही रहती है ना। तो इस तरीके से आपके लिटरेरी डिवाइस मेटाफर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में हम सिमली और मेटाफर को कवर कर चुके हैं। आइए अब हम पर्सोनिफिकेशन को समझने जा रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, आइडियाज और नेचुरल फोर्सेज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस और एक्शंस। तो पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं यानी कि जो इंसान नहीं है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो गई, कोई जानवर हो गया, आइडिया हो गया, या कोई नेचुरल फोर्स यानी कि हवा हो गई, सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई, है ना, पानी हो गया, वाटर यानी कि, ठीक है। तो इनको ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है। इमोशंस और एक्शंस इनकी ह्यूमन क्वालिटीज वाले होते हैं, है ना। इनको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और प्रभावशाली बनाया जाता है, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। It helps make description more vivid, relatable और emotionally impactful by bringing things to life। और जब इस तरीके का कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ का एट्रीब्यूट देते हैं तो उस चीज़ में और ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है यानी कि उस चीज़ में जान आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन को हम समझे हैं। अब हम एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला अपना एग्जाम्पल है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। देखो यहाँ पे विंड जो है विस्पर कर रही है यानी कि फुसफुसा रही है। आपको भी पता है कि जो हवा है वो फुसफुसा नहीं सकती, वो एक इंसान ही कर सकता है दूसरे इंसान के कान में, ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान के कान में जब फुसफुसाता है उसे बोलते हैं विस्पर, ठीक है। तो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यहाँ पे जो हवा है वो पेड़ों से होके गुजरी है। यहाँ पे जो विस्परिंग का जो एट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो ह्यूमन एट्रीब्यूशन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एबिलिटी, ह्यूमन एबिलिटी जो दी गई है वो हवा को दी गई है फुसफुसाने की, ओके। सेकंड एग्जांपल में देखिए द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रिज, यानी कि जो फ्लावर्स यानी कि फूल वो डांस किए ब्रिज के, है ना, ब्रिज में। अब आपको भी पता है कि फ्लावर जो है वो डांस नहीं कर सकते, इंसान ही है जो वो कर सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूशन क्या हुआ,
फ्लावर्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ का एक एट्रीब्यूशन दिया गया है कि वो डांस कर सकते हैं, ठीक है, जबकि वो डांस कर नहीं रहे, वो लहलहा रहे हैं, है ना, वो ब्रीज में लहलहा रहे हैं। इसीलिए ये जो बोलने का जो फिगर ऑफ स्पीच जो लहजा है ना, वो पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ देके उन्हें और ज़्यादा जिंदा दिली बनाया जा रहा है, उन्हें और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी दिस मॉर्निंग। अब ध्यान लगाओ, आपने अलार्म को क्लॉक जो है वो सेट कर दी, ओके, 6 बजे की, 5 बजे की। अब जब वो बजी तो आप क्या बोल रहे हैं कि वो स्क्रीम कर रही है, यानी कि चिल्ला रही है, ठीक है, मुझ पे चिल्लाई इसी सुबह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चिल्लाने का काम जो है वो इंसान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलार्म क्लॉक है उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ का एट्रीब्यूशन मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पर्सोनिफिकेशन खत्म होता है। अब आपको मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई डाउट नहीं होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन यही होता है कि किसी भी वस्तु को, जानवर को या नेचुरल फोर्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ का एट्रीब्यूशन मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हम पैराडॉक्स को समझने जा रहे हैं। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी और impossible at first, but when you think about it deeply, it actually makes sense or reveals a hidden truth. तो पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई एक स्टेटमेंट होगा जो शुरू में आपको पहली दफा कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा, यानी कि पूरी तरीके से विरोधाभास लगेगा, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल यानी कि असंभव लगेगा। बट जब उसके बारे में गहराई से सोचोगे आप तो एक कायदे की बात निकल के आएगी और उसमें छुपा हुआ सच भी रिवील होगा, यानी कि बाहर निकल के आएगा। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले अपना एग्जाम्पल है लेस इज मोर, यानी कि कम ज़्यादा है। अब आप भी सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूँ लेस इज मोर, कम ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि ये कैसे हो सकता है लेस, हाउ कैन लेस बी पॉसिबली मोर, ओके। तो ये तो हो ही सकता, कम ज़्यादा हो ही सकता है, तो हाउ कैन लेस बी मोर, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ यहाँ पे, हाउ कैन लेस बी मोर। अब ट्रूथ यानी कि सच क्या है, देखो सिंप्लिसिटी जिसको लेस माना गया है ना, सिंप्लिसिटी ऑफन अचीव ग्रेटर इम्पैक्ट, यानी कि जो सरलता होती है उसका प्रभाव हमेशा ऊंचा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो सिंप्लिसिटी हमेशा लेस यानी कि दिखती बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन चकाचौंध वो सबसे ज़्यादा दिखती है ना, चमक धमक सबसे ज़्यादा दिखती है। लेकिन सिंप्लिसिटी जो होती है, सरलता होती है, उसका जो प्रभाव है लंबे टाइम तक चलता है और उसका प्रभाव अलग ही रहता है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की गई है इस सेंटेंस के अंदर, लेस इज मोर का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे समझ में आया कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ, लेस इज मोर। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ, पैराडॉक्स। अगला एग्जांपल, द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, है ना, यानी कि शुरुआत जो है, देखो अब शुरुआती अंत है, अब शुरुआत कैसे अंत हो सकती है। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, बिगिनिंग कैन नॉट लॉजिकली बी एन एंड। तो शुरुआत जो है लॉजिकली एंड नहीं हो सकती, लेकिन इसमें के अंदर छुपा हुआ सच क्या है, देखो कायदे की बात क्या है कि द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस दैट विल लीड टू इवेंचुअल कोलैप्स, यानी कि जब कोई भी चीज़ शुरू होती है, यानी कि हम भी पैदा हुए तो हमें मरना ज़रूर है, वी आर मॉर्टल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हर चीज़, हर शुरुआत, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, उसका अंत ज़रूर है। तो इस तरीके से आपका पैराडॉक्स खत्म होता है। दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम आयरनी को समझने जा रहे हैं। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग। इट ऑफन क्रिएट्स ह्यूमर, सरप्राइज और डीप मीनिंग बाय शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इंटेंडेड मीनिंग जो है वो अलग होता है एक्चुअल मीनिंग से। जो हमेशा इस आयरनी का प्रयोग करते हैं उसमें हास्य होता है, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य होता है, और डीप मीनिंग यानी कि उसका गहरा अर्थ होता है। बाय शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट, जिसमें एक विरोधाभास होगा, है ना, बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच में। ओके, तो एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि आयरनी होता क्या है, किस तरीके से इंटेंडेड मीनिंग जो है वो एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है। देखिए, लुकिंग एट अ ह्यूज मेस अ मदर सेज, यानी कि आपके घर में आपकी माताजी आती है और देखती है कि बड़ा गंदा पड़ा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए एक्सप्रेशन की और इमोशन की मदर को लेकर, वो क्या है कि मदर आपको डांटेगी, बहुत डांटेगी, फटकारेगी और आपको कुछ ना कुछ सुनाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या मदर ने क्या बोला, वाओ व्हाट अ क्लीन रूम,
क्या बात है, कितना साफ रूम है, ये बोला। लेकिन कहने का मतलब तो ये है कि तुमने बिल्कुल गंदा कर रखा है रूम। तो रियलिटी में देखो तो द रूम इज एक्चुअली वेरी मैसी। लेकिन मदर का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है कि वाओ व्हाट अ क्लीन रूम। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, आयरनी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, यानी कि जो फायर स्टेशन है वो तो आग बुझाने का काम करता है, लेकिन खुद ही जल के राख हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि फायर स्टेशन जो है वो जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे बुझाने का काम करता है। देखो, अ फायर स्टेशन शुड स्टॉप फायर, फायर स्टेशन को तो आग रोकनी चाहिए, बट इट कैचेस फायर इन स्ट्रीट, लेकिन इसने खुद ने ही आग पकड़ ली और खुद ही जल के राख हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें आयरनी होती है। तो इस तरीके से आप आयरनी फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम एलिट्रेशन को समझने जा रहे हैं। Alliteration is a figure of speech characterized by the repetition of the same initial consonant sound in closely connected words. तो alliteration वो figure of speech है जिसमें repetitions होते हैं किसके, same initial consonant sounds, यानी कि जो first letter होगा कि किसी भी वर्ड का, है ना, तो बैक टू बैक जो है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होंगे और उनका पहला जो लेटर होगा वो कंसोनेंट होना चाहिए और क्लोजली कनेक्टेड और उनके साउंड सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। इट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट रिदम, म्यूजिकलिटी और एम्फेसिस इन राइटिंग एंड स्पीच। तो हमेशा ये एलिट्रेशन यूज जो किए जाते हैं रिदम यानी कि राग पैदा करने के लिए, म्यूजिकलिटी और एम्फेसिस यानी कि जोर देने के लिए, इन राइटिंग एंड स्पीच यानी कि बोलने में, बातचीत में, भाषण में, है ना, इस एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है ना। और एलिट्रेशन होता क्या है ये मैंने आपको बताया है। क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में पहला जो लेटर होगा, है ना, और वो लेटर कैसा होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। और आपको भी पता है कि कंसोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंसोनेंट है। तो उनके साउंड जो है सेम साउंड कर रहे होने चाहिए, तभी वहां पे एलिट्रेशन होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है द वाइल्ड विंड विस्टल्ड थ्रू द वुड्स। देखो WWW 4 बार आया है। ठीक है, तो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स आई हैं। ठीक है, तो यहां पे जो कंसोनेंट साउंड का इनिशियल साउंड क्या है, W वाला आ रहा, वाइल्ड विंड विस्टल, है ना, वाइल्ड विंड विस्टल। तो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड जो हैं इनका सेम साउंड यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई अपनों ने किया। ओके, इस तरीके से आप फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बिजी एज अ बी, बी। ओके, बी साउंड जो है BZ बी। ओके, तो यहाँ पे बी जो साउंड है वो आपको पता है कंसोनेंट साउंड है और इनिशियल जो लेटर है वो बी है ना, जो कि कंसोनेंट है अपना। ठीक है, बी कंसोनेंट है, तो यहाँ पे भी आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनता है, एलिट्रेशन। अगर हम बात करें ब्रांड्स की, कोका कोला, पेपल, कोका, तो यहाँ पे CC PP, है ना, ये कैची और मेमोरेबल होते हैं ताकि लोगों के दिमाग में घुस सके। तो ये जो ब्रांडिंग करते हैं, है ना, जो भी फाउंडर्स होते हैं ये ब्रांडिंग करते हैं बहुत बड़ी सोच समझ के करते हैं ताकि लोगों के दिमाग में घुस सके, है ना, उनको याद रख सके काफ़ी लंबे टाइम तक, है ना। तो यहाँ पे CC और PP जो है एलिट्रेशन यानी कि इनिशियल कंसोनेंट साउंड है। ठीक है, इनके रिपीटेशंस हो रहे हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हुआ। ठीक है, और टेलर स्विफ्ट को आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल पॉप स्टार है। इनका एक गाना आया था ब्लैंक स्पेस, है ना, ब्लैंक स्पेस को आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, एक बहुत बड़ा मजेदार गाना है ना, विमेन एम्पावरमेंट का गाना है, आप जरूर देखिए। अगर आप इफ यू आर लेडी, इफ यू आर बॉय, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इस गाने को जरूर सुनिएगा। इंटरनेशनल पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट है, उनका एक गाना आया था ब्लैंक स्पेस, उसमें एक लिरिक्स है, देखो, गोट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्स लवर्स। तो यहाँ पे LL है ना, लॉन्ग लिस्ट, है ना, LL, और ये जो कॉन्सोनेंट है क्लोजली कनेक्टेड है और रिपीटेशंस हो रहे हैं LL एंड L। ओके, लॉन्ग लिस्ट लवर्स। ओके, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई हुआ। तो इस तरीके से आप फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अब आप नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम हाइपरबोल को समझने वाले हैं। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एक्सजरेशन टू एम्फेसाइज a point or create a strong impression. It is not meant to be taken literally, but adds a drama, humor or intensity to speech or writing.
तो हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग किया जाता है अतिशयोक्ति, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए, टू एम्फेसाइज अ पॉइंट यानी कि किसी भी मुद्दे पर, बिंदु पर जोर देने के लिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट किया जा सके। इट इज़ नॉट मैंट टू बी टेकन लिटरली, ज़रूरी नहीं कि जैसा बोला गया वैसा ही हो, लेकिन इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ड्रामा, ह्यूमर, इंटेंसिटी, तीव्रता दी जा सके आपकी भाषा, बोली या भाषण को, है ना, या आपकी राइटिंग में ज़्यादा तीव्रता प्रदान की जा सके, ड्रामा दिया जा सके और ह्यूमर पैदा किया जा सके। इसीलिए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। देखो, अ मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 lakhs, ठीक है। लेकिन 10 lakhs बार कौन बोलेगा तुम्हें, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने 10 लाख बार अब आपको बताया कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं कही। अब 10 लाख बार मैंने आपको सच में बोला क्या? तो लिटरली मैंने ऐसा आपको नहीं बोला है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप मैंने जो बोला है उसको लिटरली एक्सेप्ट करें, लेकिन उसमें ज़्यादा तीव्रता मेरे बोलने में, लिखने में, है ना, कहने में उसको तीव्रता प्रदान करने के लिए, उसे और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मैंने कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है? हाइपरबोल का। कि मैंने तुम्हें लाखों बार बताया लेकिन तुमने मेरी बात सुनी क्या, है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में क्या बता रखा, यू हैवंट एक्चुअली सेड इट अ मिलियन टाइम्स। तुमने सही मायने में तो यानी कि 10 लाख बार नहीं बोला, बट यू मीन मैनी टाइम्स। लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने कई बार बोला, लेकिन तुम इस बात को माने नहीं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बैग वेज अ टन। यानी कि ये बैग है, इसका 1 टन। 1 टन कितना होता है भाई? आपको पता है ना। 100 क्विंटल, 100 क्विंटल्स, है ना। 100 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 टन, ठीक है। तो आप पता है एक बैग में 1 क्विंटल वजन कैसे हो सकता है? 100 क्विंटल वजन कैसे हो सकता है? 1 टन वजन कैसे हो सकता है? तो लेकिन एक्सप्लेनेशन में देखो, द बैग इज नॉट लिटरली अ टन बट इट फील्स वेरी हैवी। लेकिन बैग में असल में बहुत ज़्यादा वजन है, इसीलिए लिटरली इसको एग्जैक्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं कि 1 टन इसमें वजन है, लेकिन काफ़ी भारी भरकम है। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी भारी भरकम है, इसीलिए सेंटेंस में बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है ताकि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आ सके, ओके, ज़्यादा प्रभाव आ सके आपकी स्पीच में, ओके। आई होप आपको ये हाइपरबोल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है एजोनेंस। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। जितने भी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाए हैं उस पे बेस्ड मैंने अराउंड 50 एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो कि आपको अच्छी 100% एक्यूरेसी ला के देंगे एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसे करेक्ट कर पाएंगे। तो बिना देरी के सबसे पहले हम एजोनेंस को समझते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो assonance is a figure of speech where the same vowel sound is repeated in nearby words, but the consonants are different. It is often used in poetry and literature to create rhythm, mood and musicality. तो एजोनेंस वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन यानी कि दोहराया जाता है ना, इन नियर बाय वर्ड्स यानी कि पास पास के वर्ड्स में, बट द कंसोनेंट्स आर डिफरेंट। लेकिन उसके कंसोनेंट जो है आसपास के जो लेटर्स होंगे, है ना, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ, सेम वोवेल साउंड यानी कि आपको पता है AEIOU, है ना, ये लेटर्स हैं, है ना, ध्यान लगाना, लेटर्स AEIOU। लेकिन साउंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अ आ ई, यानी कि आपके माउथ ऑर्गन बिना हिले अगर कोई साउंड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं वोवेल। आ ए ठीक है, ओ, ये जो साउंड्स होते हैं ये वोवेल होते हैं, यानी कि बिना माउथ ऑर्गन के और टच हुए, है ना, यानी कि जो लिप है वो मुंह, लिप्स है ये टच नहीं होने चाहिए, टंग है वो मुंह नहीं करना चाहिए, टीथ है वो टच नहीं करना चाहिए, वहाँ पे होता है वोवेल साउंड, ओके। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप एजोनेंस को आइडेंटिफाई करोगे, ओके। और उसके नियर बाय वर्ड्स रिपीटेशंस होने चाहिए वोवेल साउंड्स के, और कंसोनेंट्स वो डिफरेंट होंगे, ओके। एजोनेंस का प्रयोग जो किया जाता है पोइट्री और लिटरेचर में किया जाता है, क्या पैदा करने के लिए? रिदम, राग पैदा करने के लिए, मूड और म्यूजिकलिटी, ये क्रिएट करने के लिए एजोनेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको यहीं एट द सेम टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि एलिट्रेशन में हमने क्या सीखा था कि सेम कंसोनेंट साउंड होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं उनके, और नियरली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन था नियरली कनेक्टेड वर्ड्स में, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था? एलिट्रेशन था, ठीक है। आगे समझ में? तो यहाँ पे
एजोनेंस और एलिट्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना, इनको लिंक्ड रखो ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो एलिट्रेशन में तो सेम कंसोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता था और एजोनेंस में क्या हो रहा है, सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन इन नियर बाय वर्ड्स। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गो स्लो ओवर द रोड, देखो यहाँ पे ओ जो लेटर है ना, इसका साउंड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ। देखो यहाँ पे ओ जो साउंड है ना, वो रिपीट हो रहा है नियरली कनेक्टेड वर्ड्स में, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, एजोनेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। तो यहाँ पे देखो कौन से साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो बर्ड, ठीक है, बर्ड में और अर्ली में दोनों में साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा, एजोनेंस का। और आपको ध्यान रखना है कि वो वोवेल होना चाहिए, कंसोनेंट नहीं, वोवेल होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा सारे के सारे जो फिगर ऑफ स्पीच जो वर्ग 2 इंग्लिश मैथ्स से रिलेटेड है कंटेंट दे रखा है वो हमने कवर कर लिया है। अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस जोरों शोरों से शुरू करने वाले हैं, तो बिना देरी किए लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिक्स्ड एमसीक्यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने सारे के सारे आपको कवर करवा दिए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, एजोनेंस, ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आप इन फिगर ऑफ स्पीच जो एमसीक्यूज में आपको समझाने वाला हूं और प्रैक्टिस हम करने वाले हैं उनको करके जाते हैं, तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होने वाले हैं वो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करके आएंगे। तो बिना देरी किए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, दो चीजों की जो तुलना की जाती है बिना लाइक और एज शब्द का प्रयोग किए, तो वहां पे होता है फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। तो शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, देखो लाइक शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। हिज हार्ट इज अ स्टोन, यानी कि दिल उसका पत्थर है। अब पत्थर कैसे हो सकता है, लेकिन दो दिल का जो है कनेक्शन, यानी कि तुलना जो की गई है, कंपैरिजन किया गया है, वो पत्थर से कर दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, मेटाफर। ओके, मेटाफर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेस लाइक और एज टू कंपेयर टू थिंग्स। देखो यहाँ बोला है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच में लाइक और एज शब्द का प्रयोग किया जाता है दो चीजों की तुलना करने के लिए। तो आपको भी पता है, अभी मैंने आपको बताया, सिम्पली इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो कौन सा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण लिया गया है इन सेंटेंस के अंदर। द स्टार विंग्ड एट अस, ही इज एज फास्ट एज चीता, द माउंटेन्स इज टॉल, द स्काई इज ब्लू। तो देखो यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स, है ना, यानी कि जो इंसान नहीं है उनको ह्यूमन क्वालिटीज का एट्रीब्यूशन दिया जाता है, यानी कि इंसानी गुण का एट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो वहां पे होता है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। तो देखो जो स्टार्स है वो आंख मार सकते क्या, नहीं मार सकते, लेकिन बताया गया। तो कहने का मतलब तो ये है कि स्टार जो है वो ट्विंकलिंग, दे आर ट्विंकलिंग, वो चमचमा रहे हैं, है ना, इसीलिए कहने का मतलब तो ये है। लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज करके अपने सेंटेंस को और ज्यादा दमदार बना दिया गया है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच की यही खासियत है कि सेंटेंस, वाक्यों को और ज़्यादा दमदार तरीके से बताने के लिए, स्पीच एनहांस करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, लेस इज मोर। पैराडॉक्स क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को, है ना, कंप्लीटली विरोधाभास होगा, शुरू में पूरी तरीके से विरोधाभास होगा और कंप्लीटली वो इम्पॉसिबल, असंभव लगेगा, लेकिन उसका डीपली मीनिंग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके अभी पैराडॉक्स में समझाया था, सिंप्लिसिटी, है ना, सिंप्लिसिटी को लेकर एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है लेस इज मोर, कम ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाइपरबोल कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन से सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच होगा, है ना। तो आई हैव अ टर्न ऑफ होमवर्क, द क्लॉक टिक्ड लाउडली, द स्काई इज ब्लू, द कट पुड सॉफ्टली, है ना, द कैट पुड सॉफ्टली, है ना। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बोला है कि आई हैव अ टर्न ऑफ होमवर्क। देखो टर्न ऑफ होमवर्क तो हो नहीं सकता कहने में, है ना। तो यहाँ पे जो है हाइपरबोल है, उसको बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात बोलने के लिए हाइपरबोल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक्सजरेशन, अतिशयोक्ति का प्रयोग करने के लिए, है ना। एक्चुअल में जो कहा गया है लिटरली वो होता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब होता है कि हाँ उसके इर्द गिर्द इतनी बार किया गया है। तो यहाँ टर्न ऑफ होमवर्क यानी कि इतना ज़्यादा है कि वो अब होमवर्क कर नहीं सकता। ठीक है, आगे समझ में। तो अतिशयोक्ति का प्रयोग करने के लिए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हाइपरबोल में अतिशयोक्ति यानी कि एक्सजरेशन का प्रयोग किया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द साइलेंस वाज डेफनिंग।
तो साइलेंस जो है यानी कि शांति, साइलेंस मतलब बिल्कुल चुप्पी, और वो डैफनिंग मतलब बहरा, डैफनिंग मतलब बहरापन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुप्पी है वो बहरापन है, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों एक ही चीज़ है, साइलेंस है डैफनिंग, ठीक है। अगर साइलेंस है तो डेफनिंग का मतलब ही नहीं निकलता यहाँ पे, है ना। अगर शोर शराबा होता तो वहाँ पे शोर शराबा ने मुझे पूरा बहरा कर दिया, ऐसा कुछ होता तो कुछ समझ में आता। तो यहाँ पे पूरी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच जो बताया वो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिज वर्ड्स कट डीपर देन अ नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे जो शब्दों का जो कंपेरिजन हुआ है वो किससे हुआ है ना, नाइफ यानी कि चाकू से हुआ। तो कौन सा डायरेक्टली तुलना हुई दो चीज़ों की एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है? मेटाफर, वेरी इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज लाइन्स यूजेस एलिट्रेशन। देखो एलिट्रेशन में, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लाइन में है प्रयोग किया गया है? द बिग ब्राउन बियर बीट द बॉय। तो मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन में ये होता है कि सेम कंसोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि आसपास के शब्दों में, है ना, सेम कंसोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन यानी कि दोहराया जाता है। तो यहाँ पे बी जो है वर्ड है ब बी, है ना, बी यानी कि ब जो साउंड है वो कंसोनेंट है, ठीक है। तो द बिग ब्राउन बियर बीट बॉय, ये जो है नियरली कनेक्टेड वर्ड्स है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। बाकी जो सेंटेंस हैं उनमें नहीं, वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द विंड हॉल्ड इन द नाइट। अब विंड जो है हवा, वो कैसे चिल्ला सकती है, हॉलिंग कैसे कर सकती है ना रात में। आपको पता है हॉलिंग करने का काम ये हवा का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हवा है उसको ह्यूमन क्वालिटीज का एट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है? पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द आयरनी इन द सेंटेंस द फायर स्टेशन बर्न डाउन। अब देखो फायर स्टेशन का काम क्या है? आग बुझाना, लेकिन वो खुद ही जल के राख हो गया। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ये प्रयोग किया गया? इट इज़ अ पैराडॉक्स, इट इज़ अ कोइंसिडेंस, इट इज़ आयरनिक, बट बिकॉज द फायर स्टेशन शुड प्रिवेंट फायर। देखो यहाँ पे जो आयरनी तो है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन इस तरीके को आइडेंटिफाई करना था कि ये आयरनिक है। क्यों है? क्योंकि फायर स्टेशन का काम तो ये है कि जो आग है उसको रोकना है, उसे बुझाना है ना, लेकिन वो खुद ही जल के राख हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो है आयरनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज कंटेन्स एजोनेंस। तो यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच एजोनेंस का प्रयोग जो है इन सेंटेंस में प्रयोग किया गया है? देखो, द रैन इन द स्पैन स्टेज मैनली इन द स्पैन प्लान, ही इज एज फास्ट एज लाइटनिंग, द डॉग बार्क्ड लाउडली, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। देखो यहाँ पे लाइक का प्रयोग हुआ है, यानी कि फोर्थ सेंटेंस डी जो सेंटेंस है लाइक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच तो सिमिली हुआ। यहाँ पे पूछा गया है एजोनेंस बताओ। तो एजोनेंस में क्या रूल है कि सेम वोवेल साउंड रिपीटेड होना चाहिए और इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, यानी कि पास पास के शब्दों में जो है आपका जो साउंड होना चाहिए वो वोवेल वाला होना चाहिए और उसके रिपीटेशंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे रे, स्पैन, है ना, मैं, देखो यहाँ पे आ ए जो साउंड हो रहा है ना, ए स्पेन में, रेन में, स्टेज में और मैनली में, प्लेन में, इन चारों पांचों वर्ड्स में नियरली कनेक्टेड वर्ड्स हैं। इनमें जो है आपको पता है डेफिनेशन ये है कि नियरली कनेक्टेड वर्ड्स जो होते हैं उनमें वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, तो वहां पे होता है एजोनेंस। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। तो पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण है जो आयरनी उसमें बताई गई है। अ ट्रैफिक कॉप गेटिंग अ पार्किंग टिकट, शी इज एज स्वीट एज हनी। देखो एज स्वीट एज यूज हुआ है, एज शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि तो सिंपली है द फ्लावर्स डांस्ड इन द विंड। देखो फ्लावर जो डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ह्यूमन एट्रीब्यूशन दिया जा रहा है फ्लावर्स को। अब डांस तो इंसान करता है, तो यहाँ पे तो पर्सनिफिकेशन हुआ। द रोड वॉज लॉन्ग एंड विंडिंग, है ना। तो यहाँ पे जो है इसमें तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान लगाओ कि अ ट्रैफिक कॉप गेटिंग अ पार्किंग टिकट इज द आयरनी, है ना, एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, है ना। ट्रैफिक कॉप जो है उसको एक पार्किंग टिकट, अब ट्रैफिक जो है, अब ट्रैफिक वाला आदमी ही है ना, अब उसको ही पार्किंग टिकट मिल रहा है, तो ये आयरनी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ओके, आ गया समझ में। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो आयरनी के एग्जाम्पल होते हैं। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आयरनी का एग्जाम्पल भी आपको समझाया था ऊपर के कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच ई
द ट्री विस्पर्ड सीक्रेट टू ईच अदर। अब ध्यान लगाओ कि ट्रीज कैसे फुसफुसा सकते हैं, विस्परिंग कैसे कर सकते हैं, फुसफुसाना, है ना। तो वो तो ह्यूमन क्वालिटीज का एट्रीब्यूशन है, किसको, नॉन ह्यूमन थिंग्स को। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर बनता है पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द क्लासरूम वॉज अ जू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्लासरूम जो है वो उसकी तुलना किससे कर दी गई है, एक चिड़ियाघर से, जू से कर दी गई है। तो डायरेक्टली तुलना हो रही है, तो आपको भी पता है कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है, मेटाफर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन बूम बैंग द फायरवर्क्स एक्सप्लोडेड इन द स्काई। तो ये पूछ रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, बूम बैंग द फायरवर्क्स एक्सप्लोडेड इन द स्काई। तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया इज द राइट आंसर, है ना। बूम बैंग यानी कि ओनोमोटोपिया मैंने आपको समझाया नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ओनोमोटोपिया पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी आर जस्ट वी हैव टू कंटिन्यू इट, है ना, यू नो टेकिंग इट लैप्ड। ओके, इसको अब यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, हैविंग इट लैप्ड यहीं पे छोड़ देते हैं, और मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ओनोमोटोपिया को अच्छे से मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच को समझाते हुए MCQ कवर करवा दूंगा। ओके, जैसे जो वैसे भी आपके ये एग्जाम में नहीं आने वाला ओनोमोटोपिया, ठीक है। वैसे ये जो होता है ओनोमोटोपिया, यहीं पे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि ये एक तरीके का जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लेन का वुश साउंड होता है, ठीक है, आगे समझ में। और बहुत सारे जैसे कि बैल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का, जैसे कि पानी का, है ना, पानी के अंदर पत्थर मारते जो साउंड आता है वो स्प्लैश का साउंड आता है, स्प्लैश, ठीक है। तो जो भी चीज़ों के, वस्तुओं के, है ना, जो भी आवाज़ों के जो साउंड होते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के जो साउंड होते हैं, वहाँ पे ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है, वस्तुओं के साउंड, ठीक है। जैसे मैंने बताया पानी में पत्थर मारा तो कौन सा साउंड आया, स्प्लैश का, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमोटोपिया। जैसे कि अगर पटाखा फोड़ा तो बूम बैंग, पटाखा फूटा, उसकी जो उसकी आवाज को बूम बैंग बोलते हैं भाई, ठीक है। तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच हुआ ओनोमोटोपिया। अब समझ में आ गया। अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नहीं, वैसे आपके एग्जाम में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ दिस इज अ पैराडॉक्स। तो यहाँ पे पैराडॉक्स कौन सा है, देखो, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। अब देखो पैराडॉक्स वही है जो कंप्लीटली पूरी तरीके से विरोधाभास होता है और इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब ये तो पूरी तरीके से विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। तो इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले ही ऑप्शन में अपनों ने आंसर करेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। दिस बैग वेज अ टन इज एन एग्जाम्पल। अब ये बैग, इसमें 1 टन वजन है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इसको बड़ा चढ़ा के बात करी गई है, एक्सेजरेशन, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है हाइपरबोल का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। अब ध्यान लगाओ, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम जो है ना, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, यानी कि जब आप मज़े करते हो तो टाइम गुजर जाता है ना। तो टाइम का गुजरना जो है वो आपके फन से डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया गया है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है मेटाफर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सिमली। अब सिमली तो आइडेंटिफाई करना वेरी इजी, यानी कि उसमें लाइक और एज का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे, शी इज एज फियर्स एज अ टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज फियर्स एज, यानी कि एज का प्रयोग किया गया, यानी कि सिमली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस शोज एलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा जो है सेंटेंस है जिसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। सेली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। तो सेली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर इज द राइट आंसर, ठीक है। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एग्जाम्पल तो ये है ही है, लेकिन मैं आपको एक इसका रूल यानी कि इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो सिमिलर्स वोवेल कंसोनेंट, है ना, साउंड जो होते हैं, है ना, साउंड वोवेल्स, सॉरी, कंसोनेंट साउंड के रिपीटेशंस होते हैं इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स, तो वहां पे होता है एलिट्रेशन, ठीक है। ये आपको याद रखने होते हैं। सी देखो, सेली सी सी शेल बाय द सी शोर, ठीक है। तो जो साउंड आ रहा है वो है, देखो कंसोनेंट है, स जो है कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। आइए अब हम एडवांस लेवल की MCQ प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
दोस्तों 21 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर आपको पता ही है कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर वो होता है जो दो चीज़ों का कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए, डायरेक्टली तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अ डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है, इज द राइट आंसर। और कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, तो लाइक और एज का प्रयोग तो सिमली में किया जाता है, ठीक है। दो चीज़ों के कंपेरिजन लाइक और एज शब्द का प्रयोग करते हुए सिमली फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है। द एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट यानी कि अतिशयोक्ति जो वाक्य होते हैं, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाता है वाक्यों के अंदर, तो वहां पे हाइपरबोल होता है। अ कॉन्ट्रडिक्शन वो तो पैराडॉक्स में होता है, ठीक है, यानी कि विरोधाभास जो दिखेगा आपको वो पैराडॉक्स में दिखेगा, ठीक है ना। आगे समझे। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द केक इज कॉलिंग माई नेम। अब केक जो है मेरा नाम कैसे पुकार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका बनेगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, यानी कि केक को जो है ह्यूमन क्वालिटीज की एट्रीब्यूशन दी जा रही है ना। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। तो आयरनी क्या है यहाँ पे देखो। अ मैरिज काउंसलर गेटिंग डाइवोर्स। तो मैरिज काउंसलर जो रिश्ते मतलब सुलझाने का काम करता है वो खुद ही डाइवोर्स्ड हो रहा है, यानी खुद ही तलाक पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयरनी हुई कि नहीं हुई ना। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आयरनी बनती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर आयरनी है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस, है ना। तो यहाँ पे कौन से उदाहरण, एजोनेंस का उदाहरण किस सेंटेंस, किस वाक्य में लिया गया है देखो। द कैट सैट ऑन द मैट, शी इज एज कोल्ड एज आइस, द क्लॉक टिक्ड लाउडली, हिज हार्ट इज अ क्रॉ। देखो यहाँ पे कैट सैट ऑन द मैट। एजोनेंस में, एजोनेंस का रूल यानी कि डेफिनेशन क्या है एजोनेंस में, कि सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे ए जो है केट, सेट, मैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एजोनेंस में सिमिलर यानी कि सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। सेम वोवेल साउंड यानी कि ए साउंड है ना, लेटर पकड़े अपन तो ए होगा और साउंड होगा तो ए, ठीक है, ए साउंड, ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो देखो एज कोल्ड एज तो सिमली होगा। क्लॉक टिक्ड लाउडली ये तो समझ में नहीं आया, हाँ लाउडली, क्लॉक टिक्ड लाउडली ये समझ में नहीं आया। हिज हार्ट इज अ रॉक, उसका दिल जो है वो एक तरीके का बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, रॉक है, चट्टान है, ठीक है। तो ये तो मेटाफर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर अपन देख लेते हैं कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो मेरे पास जो है लाखों चीज़ें करने के लिए, अब सही मायने में लाखों नहीं है लेकिन बहुत सारी है। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बात करी गई है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, हाइपरबॉल। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द सन पिक्ड ओवर द हॉरिजन। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस के अंदर। द सन पिक्ड, सन ने झांका, ओवर द हॉरिजन, हॉरिजन से, ठीक है। तो सन जो है, सूर्य जो है वो ताकाझाकी नहीं करता, वो इंसान करता है। तो यहाँ पे सन को ह्यूमन क्वालिटीज की एट्रीब्यूशन दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो कौन सा उदाहरण है यहाँ पे एलिट्रेशन का इस चार ऑप्शन में। द बिग ब्राउन बियर्स बाउंस्ड ऑन अ बैट, ही वॉज अ एज कोल्ड एज आइस, द डोर क्रिक्ड ओपन, द स्टार्स शाइन ब्राइटली। तो राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पे द बिग ब्राउन बियर्स बाउंस्ड ऑन द बैट। तो एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन यानी कि दोहराया जाएगा, वोवेल नहीं, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है कंसोनेंट क्या है, बी है, ओके। और ये जो इनका रिपीटेशन हो रहा है बी है ना, ब साउंड का है ना। बिग ब्राउन बियर बाउंस्ड ऑन द बैट, ठीक है। तो यहाँ पे बिग ब्राउन बियर बाउंस्ड बैट, ठीक है। इन चारों पांचों वर्ड्स में ब साउंड का जो है, जो कि कंसोनेंट साउंड है, इनका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। आगे समझ में। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स इज एन एग्जाम्पल। दिस स्टेटमेंट, अब जब स्टेटमेंट होता है वो कभी भी फॉल्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, असंभव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच जो बनता है आपका पैराडॉक्स। स्टेटमेंट हमेशा ट्रूथ ही होता है, ट्रू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हीज ईयर्स। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस क्या है देखो, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हीज ईयर्स। तो उसकी जो आवाज़ है उसका कंपेरिजन किससे किया गया है, म्यूजिक से। म्यूजिक उसकी म्यूजिक टू हीज ईयर्स, ठीक है। तो आगे समझ में, तो उसकी जो आवाज़ है वो म्यूजिक
है ना, म्यूजिक है उसके कानों के लिए, उसके कानों के लिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्टली किया जा रहा है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है मेटाफॉर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच एक्सेजरेट्स फॉर इफेक्ट। तो आपको पता है एक्सेजरेशन जो होता है, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में की जाती है, हाइपरबोल में की जाती है। वेरी इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स आयरनी। तो आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। अब जो पायलट को ही मतलब कि ऊंचाई का डर लगेगा तो कैसे काम चलेगा, पायलट को तो लगता नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके का विरोधाभास, देखो एक तरीके का इम्पॉसिबल सेंटेंस लगता है, तो है ना, पायलट को कैसे ऊंचाई का जो है डर हो सकता है। तो यहाँ पे आयरनी किस में हुई, इस सेंटेंस के अंदर, अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, इज द राइट आंसर। शी वॉज एज ब्राइट एज द सन। देखो यहाँ पे तो सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस है ना। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स टू क्लीन योर रूम। देखो यहाँ पे अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर बात की गई। 1000 टाइम्स कौन बोलता है कि रूम साफ करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया यानी कि आपका फिगर ऑफ स्पीच बनता है हाइपरबॉल। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एलिट्रेशन। ये पूछ रहा है कि चलो फिगर ऑफ स्पीच जो है एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है इन सेंटेंस के अंदर, बताओ कौन सा सेंटेंस है वो। द स्लीपरी स्नैक स्लीदर्ड स्लोली, द मून शॉन ब्राइटली, ही इज एज वाइज एज एन ऑवल, द ट्री स्वैड इन द विंड। तो आपका राइट आंसर यहाँ द स्लिपरी स्नैक है ना, द स्लिपरी स्नैक स्लीदर्ड स्लोली। तो यहाँ पे स साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड है और उसका रिपीटेशन हो रहा है और नियरली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एलिट्रेशन हुआ, सिंपल है। द स्टार्स, अगला क्वेश्चन है, द स्टार्स वर डायमंड इन द स्काई। तो स्टार कैसे डायमंड हो सकते हैं, लेकिन स्टार्स का डायरेक्टली कंपेरिजन यानी कि तुलना की गई है डायमंड से, ठीक है। तो आगे समझ में, तो यहाँ पे तुलना डायरेक्ट की गई है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपरबोल। तो ये पूछा गया कि कौन सा है जो सेंटेंस है जिसमें हाइपरबोल नहीं है, ध्यान लगाना है, बी कॉन्शियस है ना, एंड जस्ट हैव योर अटेंशंस टू द सेंटेंस बिकॉज यू माइट डू समथिंग रॉन्ग टू दी ऑप्शंस, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉट हाइपरबोल पूछा है। तो देखो दिस बैग वैज अ टर्न, ये तो हाइपरबोल है। आई वेटेड फॉर एटर्निटी, यानी कि मैंने पूरी होला लंबे टाइम तक तुम्हारा इंतजार, इतने जीवन भर इंतजार किया, कहने का मतलब ये है ना। ही इज एज फास्ट एज अ चीता। देखो यहाँ पे तो सिमली का प्रयोग हुआ है, एज फास्ट एज आया ना, है ना। तो वो किस तरीके से, कितना तेज है, चीते की तरह तेज है। आई वॉज सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। ये तो हाइपरबोल हुआ ना, घोड़ा कैसे खा सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, जो कि सिमली है, हाइपरबोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड विस्परिंग कर रही है यानी कि फुसफुसा रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज की एट्रीब्यूशन मिली हुई है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि द विंड वॉज स्पीकिंग, ये तो कर नहीं सकती। द विंड मैड सॉफ्ट साउंड, हाँ विंड ने एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस किया। तो इज द राइट आंसर, जिसका मीनिंग ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स एजोनेंस। कौन से सेंटेंस के अंदर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। आई सी द ग्रीन ट्री, द डॉग बार्क्ड लाउडली, ही वॉज एज कोल्ड एज आइस, द स्टार शाइन एट नाइट। तो राइट आंसर आपका बनता है आई सी द ग्रीन ट्री, है ना। देखो ई देखो सी ग्री है ना, और ट्री, यहाँ पे जो है एजोनेंस क्या कहता है कि सिमिलर है ना, सेम और सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशंस होता है, नियरली कनेक्टेड वर्ड्स। तो ई जो साउंड है वो है वोवेल, ओके। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आयरनी इज दिस, अ लाइफ गार्ड ड्रोन्स इन अ स्विमिंग पूल। अब लाइफ गार्ड जो बचाने वाला है वो खुद ही स्विमिंग पूल में डूब गया, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी आयरनी हुई, देखो आयरनी हुई है वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी या हाइपरबोल। तो सिचुएशनल आयरनी है, यानी कि डूब सकता है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े झोंके आए हुए हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, या पैर फिसल गया या अंदर चोट लग गई और अंदर मर सकता है, ठीक है। तो सिचुएशनल आयरनी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो कौन सा टाइप पूछा था, तो सिचुएशनल आयरनी हम बोल सकते हैं। ये तो आयरनी है कि लाइफ गार्ड जो है, जो बचाने वाला है, वो खुद ही स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो आयरनी है, लेकिन पूछा है कौन सा टाइप है, तो सिचुएशनल आयरनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। तो पूछा है कि कौन से उदाहरण है जिसमें पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। द बिगनिंग ऑफ द एंड, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड। देखो लाइक अ बर्ड पूछा है, मतलब तो यहाँ पे सिमली है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज लॉयन, एज स्ट्रॉन्ग एज यानी कि सिमली। द क्लॉक इज
स्ट्रक मिडनाइट। तो यहाँ पे तो ये आई थिंक इट्स नॉर्मल सेंटेंस, द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान लगाओ, हाँ क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट यानी कि क्लॉक ने मतलब आधी रात में यानी कि रुक गई, आधी रात में रुक गई, क्लॉक जो है आधी रात में रुक गई, सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है। द बिगनिंग ऑफ एंड यानी कि शुरुआत कैसे अंत सकती है, तो पूरी तरीके से विरोधाभास, और विरोधाभास तो है ही है लेकिन इम्पॉसिबल लगता है, बिगनिंग कैसे एंड हो सकती है, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ सिम्बली, कौन से सेंटेंस के अंदर सिम्बली का प्रयोग किया गया है, अभी मैंने बताया आपको एज और लाइक का प्रयोग होता है, जहां पे वहां पे सिम्बली होता है। देखो शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, ठीक है। तो उसकी जो ग्रेसफुल है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, स्वान से किया गया है, ठीक है। एक तरीके का जो है एनिमल है ना, जो फ्लाई करता है इन द स्काई, ठीक है। आगे समझ में, जो कि कीड़े मकोड़े पानी के अंदर वो है उनको भी खाता है, ठीक है। आगे सुन क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, लाइफ इज अ जर्नी। तो लाइफ का कंपैरिजन जर्नी से किया गया है ना, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली तुलना की गई है जीवन की जर्नी से यानी कि यात्रा से। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है आपका मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स एलिट्रेशन, कौन से सेंटेंस के अंदर एलिट्रेशन है। द कोल्ड क्रिस्प क्लियर एयर calmed me, the road was bumpy and uneven, he is as quick as lightning, the clock ticked loudly। तो यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोल्ड क्रिस्प क्लियर एयर काम्ड मी। एलिट्रेशन वो होता है जिसमें सेम कंसोनेंट साउंड जो है उनका रिपीटेशन होता है इन नियरली कनेक्टेड वर्ड। तो क है ना, क साउंड का जो है रिपीटेशन होता है, कोल्ड क्रिस्प क्लियर काम्ड, है ना। आगे समझ में, क साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस कंटेन्स अ पैराडॉक्स, कौन से सेंटेंस के अंदर पैराडॉक्स है। सेव्स मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब पैसा सेव कैसे कर सकते हैं, खर्चा करने के बाद पैसा सेव होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज ड्रॉनिंग इन अ सी ऑफ ग्रीफ। ही इज अ ड्रॉनिंग यानी कि वो डूब रहा है, इन अ सी ऑफ ग्रीप यानी कि दुख के सागर में, दुख के सागर में वो डूब रहा है। तो यहाँ पे जो है उसके डूबना जो है, उसका जो डूबना है उसका कंपैरिजन एक इंसान से किया गया है कि उसका जो डूबना है वो एक सागर, दुख के सागर से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ बनता है मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर, यहाँ पे कौन सा मेटाफर बोला है। द कर्टन ऑफ नाइट फेल अपॉन अस, the night is like a dark blanket, the cat pulled happily, the river flows gently। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, द कर्टन ऑफ नाइट फेल अपॉन अस। द कर्टन ऑफ नाइट, अब देखो ध्यान लगा, कर्टन ऑफ नाइट है ना, यानी कि रात का जो पर्दा है वो हमारे ऊपर गिरा। अब कैसे गिर सकता है, नहीं गिर सकता है तो, लेकिन जो है कंपैरिजन कर्टन का है वो नाइट है ना, यानी कि जो अंधेरा है उसको कंपैरिजन जो है एक पर्दे से कर दिया गया है ना, कि पर्दा जो है, पर्दा जैसे लगाते हैं अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर। काफ़ी ट्रिकी है, समझने की ज़रूरत है, सोच समझ कर ऑप्शन को करेक्ट करना है अपने को एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। तो फिगर ऑफ स्पीच में देखो ध्यान लगाओ, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज, आपको पता ही है सिमली का प्रयोग किया गया है, एज ब्राइटेस्ट शब्द यूज हुआ है, ठीक है। तो सिमली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस सेंटेंस शोज वर्बल आयरनी। तो कौन से सेंटेंस के अंदर जो है वर्बल आयरनी का प्रयोग किया जा रहा है। सेइंग ओ ग्रेट व्हेन समथिंग बैड हैपेंस। ओ ग्रेट कैसे बोल सकते हैं, जब कोई कुछ बुरा हो रहा हो। तो यहाँ पे वर्बल आयरनी यानी कि जब बोलने में जो है आयरनी होती है, वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि जब कोई बुरा हो रहा है तो ओ ग्रेट नहीं बोलते हम, ओ शिट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले ऑप्शन में आपने करेक्ट कर लिया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड इज एन एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग एंड कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स है, ठीक है, पूरी तरीके से विरोधाभास और असंभव वाक्य लगता है, ठीक है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन बूम द बलून पॉप्ड लाउडली। तो अभी मैंने आपको शुरू में समझाया था, है ना, कि जो वस्तु हैं उनके जो साउंड्स होते हैं, उनके जो है ना, उनकी जो ध्वनियाँ निकलती है ना, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया इज द राइट आंसर। बूम है ना, यानी कि कोई भी पटाखा जला दिया, बलून फोड़ दिया, तो उसमें जो आवाज है कि बूम की आवाज, तो ओनोमेटोपिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सी शेल्स, है ना,
शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। तो यहाँ पे सी हेल्स बाय द सी शोर जो है, यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि एलिट्रेशन में सेम कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है इन नियरली कनेक्टेड वर्ड। तो यहाँ पे स साउंड जो है वो है कंसोनेंट, है ना। आगे समझ में, यहाँ पे जिसका रिपीटेशन हो रहा है, ओके। तो एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो आपको पता ही है कि ह्यूमन क्वालिटीज की एट्रीब्यूशन किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स यानी कि जो इंसान नहीं है उनको दी जाती है। द सन स्माइल डस, अब सन कैसे स्माइल कर सकता है ना, लेकिन सन की जो है स्माइलिंग की जो एट्रीब्यूशन जो ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती है उसका एट्रीब्यूशन सन को दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये तो नॉन ह्यूमन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। ये पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण जो आयरनी बताता है। अ पुलिस स्टेशन गेटिंग रॉब्ड, हाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही चोरी हो गई है, तो फिर तो क्या ही मतलब निकलता है, ठीक है। तो यहाँ आयरनी हुई कि नहीं हुई, खुद पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी हो गई, ठीक है। जबकि पुलिस स्टेशन के अंदर तो लोग चोरियाँ होती थी वहाँ पे चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, ठीक है। तो आयरनी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच द केक इज कॉलिंग माई नेम। ये मैंने पहले आपको करवा दिया कि एक केक जो है आपका नाम कैसे पुकार सकता है, लेकिन ह्यूमन एट्रीब्यूशन, ह्यूमन क्वालिटीज की जो एट्रीब्यूशन दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ दिस लाइन्स कंटेन्स एजोनेंस। तो देखो यहाँ पे एजोनेंस किसके लाइन के अंदर होने वाला, देखो। द मून मूव्स स्मूथली, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, द माउंटेन्स इज हाई, द स्टार्स ट्विंकल्स एट नाइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द मून मूव्स स्मूथली, ठीक है। तो मून स्मूथ, एजोनेंस में क्या होता है, सेम वोवेल साउंड के रिपीटेशंस इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे वोवेल क्या है, मू ऊ, है ना, ऊ साउंड आ रहा है, ऊ मू, देखो मू में है ना, और मूव्स और स्मू, है ना, ऊ साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका एजोनेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन हिज माइंड इज कंप्यूटर। हिज माइंड इज कंप्यूटर, उसके दिमाग का डायरेक्ट कंपैरिजन, तुलना कर दी है कंप्यूटर से। तो आपको पता है डायरेक्टली जो तुलना होती है दो चीज़ों की, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। कौन सा जो है पैराडॉक्स का उदाहरण है। आई ऑलवेज लाई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एन ऑक्स, द रोड वॉज बम्पी, द रिवर फ्लो स्लोली। तो यहाँ पे पैराडॉक्स यानी कि कंप्लीटली पूरी तरीके से जो है विरोधाभास। आई ऑलवेज लाई, ये कभी कोई सेंटेंस बोलता है आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये सेंटेंस होता है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे विरोधाभास और असंभव लगता है, इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका बनता है आई ऑलवेज लाई इज द राइट आंसर, जो कि पैराडॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना हंग्री हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूं। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ही इज एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि वो इतना ज़्यादा भूखा है कि उसको कुछ भी खाने को दे दो अभी खा जाएगा, यानी कि घोड़ा नहीं खाएगा, रोटी खाएगा, वो बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत ही ज़्यादा भूखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस लाइन्स कंटेन्स हाइपरबोल। तो यहाँ पे कौन सी जो सेंटेंस है उनमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल तो आपको पता ही है एक्सेजरेशन, यानी कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। इट टुक मी फॉर एवर टू फिनिश माई होमवर्क। इट टुक मी फॉर एवर, यानी कि मुझे बहुत ही हमेशा इतना टाइम लगा मेरा होमवर्क करने के लिए, यानी पूरी जिंदगी बीत गई मेरे होमवर्क करते करते। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़कर बात किए जा रही है कि मुझे पूरी जिंदगी हो गई मेरा होमवर्क करते करते, ठीक है। आगे से फिनिश करते करते, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, मुझे अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए मेरे पास जिंदगी भर लगा, यानी हमें आगे समझ में ये कहने का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। तो ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल क्या है। द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर डजंट, अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गेट्स अ टिकट, अ टीचर फॉरगेट्स देयर ऑन होमवर्क, अ डॉक्टर कैचेज अ कॉल्ड। देखो डॉक्टर कैचेज अ कोल्ड, इनमें किसी भी तरीके में ड्रामेटिक आयरनी नहीं है, लेकिन ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पे द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर डजंट। तो ऑडियंस थोड़ा जानती है लेकिन कैरेक्टर कुछ नहीं जानता, ये कैसे हो सकता है ना। तो ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पे है। आयरनी तो सारे के सारे सेंटेंस में है, लेकिन ड्रामेटिक आयरनी जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में है कि ऑडियंस को कुछ पता है लेकिन कैरेक्टर को कुछ नहीं पता, मतलब कि उसको पता ही नहीं। तो कैरेक्टर को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पता नहीं होगा सबको होता, लेकिन ड्रामेटिक आयरनी तो इसमें है, लेकिन कौन सी आयरनी है, ड्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। दिस इज द लास्ट MCQ दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड सॉल्व दिस। What is the figure of speech in his words were music to his ears।
तो उसके जो शब्द हैं उसके जो शब्द हैं उसके लिए एक तरीके का म्यूजिक है उसके कानों के लिए। तो यहाँ पे जो है शब्दों का जो है ना म्यूजिक उसके कानों के लिए डायरेक्टली तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे मेटाफर इज द राइट आंसर, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर बनते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज फिगर ऑफ स्पीच से कवर हो जाते हैं दोस्तों, और आपकी प्रेपरेशन 100% एक्यूरेट के साथ आप एग्जाम में भी करेक्ट करेंगे सारे एमसीक्यूज जो भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आते हैं। Till then, goodbye, take care, then thank you so much for watching this video till the end and happy learning.